हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स नागराज की अर्ध सत्य। असल में ये अर्ध सत्य और शीलभंग एक ही कॉमिक्स से हैं, लेकिन ये अलग अलग पब्लिकेशन में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बेटर जो आर्ट वर्क और बढ़िया तरीके से जो है अर्ध सत्य में ही पेश किया गया है, तो हम अर्ध सत्य को ही इसमें दिखाया जाएगा, स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ध सत्य, शीलभंग। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ, नागराज। शीलभंग, महानायक की पतन गाथा, भाग 1, विश्वरक्षक नागराज। शीलभंग, ये एक दूसरा कवर आर्ट, कवर पेज। विश्वरक्षक नागराज। शीलभंग, विश्वरक्षक नागराज ने खजाना, त्रिफिना, ड्रैकुला, कालचक्र, अवशेष, अन्य सर्वश्रेष्ठ संख्याओं से गुजरते हुए समूचे हिंदुस्तान विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। और इसी पहचान को कायम रखने के लिए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता द्वारा सर्प सत्र के बाद अब विश्वरक्षक नागराज का ये सफ़र शीलभंग में जारी रहेगा। और आगे श्रृंखला के पन्नों का रचनाभार संभालेंगे कॉमिक्स दुनिया के बेमिसाल आर्टिस्ट श्री अनुपम सिन्हा जी। आशा है आपको ये जीवन पर्यंत पसंद आएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए विदा। शील यानी मर्यादा। किसी भी इंसान के लिए उसके उसूल, उसके जीवन के आदर्श ही उसकी मर्यादा होते हैं, जिनका वह जीवन भर पालन करता है। उसूलों की श्रेष्ठता ही मर्यादा को श्रेष्ठ बनाती है और इंसान को बनाती है मर्यादा पुरुषोत्तम। जिनके उसूलों को, जिसके आदर्शों को प्राणी, कर्म, भाग्य तथा स्वयं विधाता भी डिगा ना सके। कुछ साल पहले महानगर को भी मिला उसका मर्यादा पुरुषोत्तम मिला। अपराध और आतंकवाद का दुश्मन, जिसने महानगर से अपराध का सफाया किया। बच्चों का दोस्त, जो सैकड़ों हजारों गरीब बेसहारा बच्चों का ना सिर्फ सहारा है बल्कि उनके लिए मिसाल, उनका आदर्श भी है। महानगर का रखवाला, लोगों के दिलों में बसने वाला, उनका आदर्श महानायक। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि मर्यादा को अगर कोई छीन ला सकती है तो वह है शक्ति। अपार शक्ति, जो मर्यादाओं की सीमा रेखा को धूमिल कर दे। समय आ चुका है जब अपार, असीम, अनंत शक्तियों का स्वामी अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करे। जिस शक्ति ने महानगर के रक्षक को विश्व रक्षक बनाया, वह शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को लांघ रही है। क्योंकि शक्ति किसी मर्यादा को नहीं मानती। शील और शक्ति के बीच शुरू हो चुका है सबसे बड़ा द्वंद्व। क्योंकि आने वाला है सबसे बड़ा खलनायक। नहीं, वह मैं नहीं हूँ। मैं तो बस एक सूत्रधार हूँ, एक जरिया हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ, जो नागराज का सामना उसके सबसे बड़े खलनायक से कराएगा। जब शक्ति सीमाओं को पार करेगी, तब हनन होगा मर्यादा का, और मर्यादा पुरुषोत्तम तोड़ेगा अपनी कसम, किसी की भी जान ना लेने की कसम। जब नागराज का सामना होगा उसके सबसे बड़े शत्रु से, खुद नागराज से, और यही होगा उसका सबसे बड़ा शील भंग। शील भंग, शील भंग श्रृंखला, भाग 1। शील भंग,
इसे वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स है, आपका वायदा केवल राज कॉमिक्स। पेश करते हैं अर्ध सत्य शील भंग महानायक की पतन गाथा भाग 1। विश्व रक्षक नागराज, मैं कॉमिक्स हूँ। शील भंग। ए फ्यूअर एगो महानगर, रात का अंधकार जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे है, ठीक आसमान में घुमड़ते बादलों के समान जो अपने लाल दुशाले में अनगिनत तूफान सहे होते हैं। एक ऐसा तूफान वेदाचार्य भविष्यधाम की ओर बढ़ रहा था जो आने वाले भविष्य को तहस नहस करने का आवेग अपने आस्तीन में संजोए हुए था। उस रात वह अज्ञात शख्स भविष्य में आने वाले तूफान का उत्सर्जक था। अनाधिकृत प्रवेश निषेध। पूरी सृष्टि उस कृत्य की साक्षी थी। सृष्टि साक्षी थी उस नन्ही सी जान की तड़प की, जो स्वयं अपने भविष्य से अनभिज्ञ अपने यथार्थ की विषमताओं पर बिलख रही थी। विनाश का बादल अपने भीतर समेटे भविष्य के तूफान का आगाज कर चुका था, जिसकी उद्घोषणा आसमान में गरजते मेघ अपने दुशाले में छुपाए तूफान के आगाज से कर रहे थे। उस तूफान का सामने आखिरी हस्ती ही क्या थी, उस नन्ही सी जान की एक तिनके सी। कितना आसान था उसे फना कर देना। घन गर्जना उसके रुदन को मूक बनाने की लाख चेष्टा करती रही, परंतु वो मूक रुदन परमात्मा तक पहुंचने से कोई घन गर्जन नहीं रोक सका। एक अबोध बच्ची के करुण रुदन पर तो परमात्मा भी पिघल जाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन दुनिया में हर किसी का एक भगवान जरूर होता है। उस रात उस बच्ची का भी एक भगवान था, जो उसका रुदन सुनकर उस तक पहुंच गया था। महानगर नाव। ओ जी, असी पहचान गए तेनू, तुसी नागराज हो। बाहर नेम प्लेट पर लिखा है नागराज शाह। ओए ना जी, वो वाला नागराज जो लंबे लंबे सांप छोड़ता सी, तुसी वही हो। लीजिए पेड़े खाइए। ओए वाजी बादशाह आओ, लेकिन ये पेड़े किस खुशी में, क्योंकि आप इस महीने के 101वें इंसान हैं जिसने यह ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि नागराज शाह ही नागराज है। मिलाइए हाथ, आपकी तीव्र बुद्धि का तो मैं कायल हो गया। इसी खुशी में आपको मिलता है एक शानदार इनाम। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आई सांप छोड़ दिया मुझ पर। ठंड पाओ जी, यह सांप उतना ही असली है जितना कि मैं नागराज हूँ। यह तो प्लास्टिक का खिलौना सांप है। सरदार टिंडा गुलाटी नाल मस्करियाँ। ओए ए तो ठीक नहीं किता सी। मेरी पहुँच ऊपर तक है, दुकान बंद करवा दूंगा तेरी शाह के बच्चे। यह घंटा लेता जा, इसे लेकर महानगर पालिका की बिल्डिंग्स पर चढ़ जाना और दुनिया को घंटे की चोट पर बताना कि मैं नागराज हूँ, आया बड़ा मेरी दुकान बंद करवाने। तड़ाक। आई क्या बेहूदगी कर रहे थे तुम क्लाइंट के साथ? मैंने कहा था ना कि जिसने इकाई का हेड बनना अच्छा विचार नहीं है। मैं खुद नहीं चाहता नागराज शाह बनना। नागू और नागराज शाह का डबल रोल प्ले करते करते मेरी ज़िंदगी में वह बाम हो गई है जिसे लगाकर मुन्नी बदनाम हो गई है। जब तक हिंदुस्तान में ई सिनेमा है तब तक नागू बेवकूफ़ बनता रहेगा। मैंने वह फिल्म देखी है, मुझे पता है कि बेवकूफ़ की आड़ में मुझे क्या बोल रहे हो। आड़ में क्यों, सीधे मुंह पर बोलता हूँ। बस करो तुम लोग, बहुत हो गया। तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तुम लोगों को ऐसा गैर जिम्मेदारा व्यवहार शोभा देता है क्या? नागराज के संन्यास लेने के बाद महानगर हमारी जिम्मेदारी है और इंसानों के बीच इंसान बनकर रहना, तो उसके लिए पैसे कमाने होंगे। आइंदा ध्यान रखना नागू, क्लाइंट्स के साथ कोई बसलूकी नहीं। यस दीदी। लेकिन नागराज के बिना हम कब तक महानगर को बचा पाएंगे, वह भी जब अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग इंसानों के बीच न करने के लिए हम भी बाध्य हो चुके हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है नागू। मैं मिस्र की देवी हेरा से सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि नागराज अपना संन्यास भंग कर दे,
लेकिन हम सभी नागराज को जानते हैं। नागराज मर सकता है लेकिन अपनी ली हुई कसम का भी भंग नहीं कर सकता। मिस डांगी, मिस मेयर ने स्नेक आई सिक्योरिटी सर्विस के हेड मिस्टर नागराज शाह और उनके सहयोगियों को अपने ऑफिस बुलाया है। ओहो मिस्टर शाह अभी अंदर एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस कॉल में व्यस्त हैं। आप चलिए, हम लोग कुछ ही देर में मेयर सर के ऑफिस में पहुंचते हैं। जब तक मिस्टर शाह फ्री नहीं हो जाते हैं मैं बाहर गाड़ी में आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आफ्टर फ्यू मिनट्स मेयर ऑफिस महानगर। महानगर का भारी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो कि ज़्यादातर बंजर रेतीली ज़मीन है और जिसके बाद घना बीहड़ जंगल शुरू होता है, इस जगह पर ही महानगर एटॉमिक पावर प्लांट का सेटअप किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर मेयर, महानगर के पास ऑलरेडी एक एटॉमिक पावर प्लांट है, फिर इस सेट का पक्का क्या औचित्य है? पिछला एटॉमिक प्लांट महानगर मुख्य शहर के काफ़ी करीब था। कई अवसरों पर उस एटॉमिक प्लांट की वजह से महानगर वासियों की जान खतरे में पड़ चुकी है। उस समय तो मां नागराज ने खतरे को टाल दिया था पर महानगर को बचा लिया था, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई आपदा आई तो हम क्या करेंगे? नागराज तो अपने संन्यास से वापस आएगा नहीं और ना ही कोई महानगर वासी चाहेगा कि नागराज दोबारा कभी महानगर वापस आए। इसलिए पुराने यूनिट को बंद करके महानगर के आप इस नए एटॉमिक यूनिट का सेटअप किया जा रहा है और हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी सिक्योरिटी स्नेक आई को दे रहे हैं मिस्टर शाह। लेकिन एटॉमिक पावर प्लांट की सुरक्षा तो सरकार और राष्ट्र का आंतरिक मामला है, जिसके लिए मिलिट्रीज कमांडोज को अपॉइंट किया जाता है। यह काम किसी भी निजी सुरक्षा एजेंसी को कैसे सौंपा जा सकता है? प्लांट सुचारू ढंग से चलने के लिए हमको हाईली कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। मिलिट्री की एनवायरनमेंट से दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसी और विभिन्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नज़र उस पावर प्लांट पर होगी, जबकि कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि एक मामूली सी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इतने बड़े एटॉमिक प्लांट की सुरक्षा करेगी। बट सर, ठक शाह ने प्रतिवाद करने के लिए मुंह खोला, लेकिन डांगी के गुप्त इशारे पर उसका इरादा बदल गया। ठीक है सर, हम इस काम के लिए तैयार हैं। यह मेयर तो साफ साफ बच्चे पढ़ा रहा था। आपने मुझे चुप क्यों करा दिया दीदी? तुम लोगों ने मेयर की आंखों पर ध्यान दिया? हमसे बातें करने के दौरान मेयर ने एक बार ही पलकें नहीं झपकाई। वह किसी के मानसिक आदेश का पालन कर रहा है। किसके? पता नहीं, लेकिन वह जो भी है बहुत शक्तिशाली है। वह चाहता है कि हम जानें कि वह हमें फंसा रहा है, मकड़ी की जाल में फंसे शिकार की तरह, जो धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ती मौत को बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम इस काम के लिए मना भी कर सकते थे, कोई फ़ायदा नहीं होता। दुश्मन हमें ट्रैप करने का कोई दूसरा रास्ता निकाल लेता। दूसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन की पहुंच एटॉमिक प्लांट तक है। एक तरह से अच्छा ही है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा हमें मिल रहा है। मेरी छठी इंद्रिय किसी आने वाले अनिष्ट का संकेत दे रही है। हमें नागराज से संपर्क करना चाहिए। नागराज से हम सभी का संपर्क अनुरुद्ध कर दिया गया है। हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते और कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो नागराज को वापस ला सके। नाग्या, चल वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तुझे डर लग रहा है तो वापस चला जा गट्टू, मैं उससे मिले नहीं जाऊंगी। लेकिन उन तक पहुँचेंगे कैसे? बीच में तो भयंकर वाली गहरी खाई है। वैसे ही मैंने सुना है कि वे किसी से नहीं मिलते, इसलिए तो इतने खतरनाक जंगल में अकेले रहते हैं जहाँ उन तक पहुँचना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन्फॉर्मेशन को 10वीं बार देने के लिए थैंक्स, पर इस लता को तोड़ने में मेरी हेल्प कर। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चौथाई की खाई की लगभग चौड़ाई लगभग 10 फीट है और गहराई कम से कम 40 फीट, और इस लता की लंबाई मुश्किल 6 फीट होगी। अगर इस हाइट और विड्थ में हम मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो उसका परसेंटेज क्रैक ये सुश आई नाग्या, यह लता में मुश्किल से खाई की आधी दूरी तक ही ले जाएगी। हैं? हम मरने वाले हैं ठाक। ओफ, तूने तो जान ही निकाल दी थी। अब थोड़ा धीरे चल, मैं तो तेरी तरह उछल कूद नहीं कर सकता। और तू इतनी श्योर कैसे है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है? मैं महसूस कर सकती हूँ उसे। मुझे तो सिर्फ डर महसूस हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है। शिशु, क्या हुआ? शोर मत करना और अपना हर कदम बेहद संभाल के रखना, वरना तुम्हें चोट पहुँचा देंगे। किसे चोट पहुँचा दूंगा मैं? इन्हें। ये सुरक्षा, इस जगह की सुरक्षा कर रहे हैं। सांप, इतने सारे सांप। रुक जा नाग्या, वापस चल।
हैं, इतने सारे सांप हैं, अगर काटने पर आ गए तो हमारे शरीर पर छींटे पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। जानती हूँ ये सांप उन्होंने छोड़े हैं ताकि उनके पास कोई ना आ सके। ये नाग असमंजस में थे। उनकी प्रवृत्ति और उनके नायक का आदेश दोनों ही उन्हें इन घुसपैठियों पर आक्रमण करने को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन उस बच्चिया में कुछ ऐसा था जिनकी पहचान उन नागों को थी, कुछ ऐसा जो उनके नायक में भी था, सच्चाई और दृढ़ निश्चय। और यह बात ये नाग जानते थे कि जिसके पास ये दोनों हैं उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन उस जंगल में ऐसे भी और वन्य जीव थे जिनके लिए इंसानी भावनाएं शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थीं। गर्र, ऐसे वन्य जीव जिन्हें इंसानों की गंध वर्षों से नहीं सूंघी थी और उस गंध की शुद्ध आपूर्ति उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय थी। लेकिन वहाँ कोई ऐसा मौजूद था जिसे सिर्फ जीवन प्रिय था, चाहे वो इंसान का हो या पशु का। गर्र, तुम जंगल के गलत हिस्से में प्रवेश कर गए हो वनराज। ये वही है। वापस अपनी परिधि में जाओ वनराज, और इधर रुक मत करना। मुझे पता था आप आएंगे। और तुम लोग वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी जान जा सकती है। अरे, एक तो इतनी मुश्किल से उठाकर मैं आपसे मिलने आई हूँ, इस पर अभी आप मुझे डांट रहे हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना, वापस चली आओ ना। क्या तुम दोनों को वैदाचार्य भविष्यताम से अकेले यहाँ आने की परमिशन किसने दी? वैदाचार्य भविष्यताम यानी आपको वाकई नहीं पता कि तुम्हारे महानगर से जाने के बाद क्या क्या हुआ है? हाँ, फिर भारती दीदी, जिस हादसे की वजह से आपने महानगर छोड़ा था उसके बाद दादा वैदाचार्य को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि दादाजी नहीं बचेंगे। हाँ, फिर भारती दीदी रातों रात दादाजी को लेकर कहीं चली गई और उसके बाद से उन दोनों का भी किसी को कुछ पता नहीं। भारती दीदी के जाने के बाद भारतीय कम्युनिकेशन को पहले जाने टेक ओवर कर लिया। लेकिन वैदाचार्य भविष्यवाणी तो अलग ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले स्कूल और अनाथालय की बिल्डिंग भूकंप में ढह गए। ट्रस्ट वालों ने अनाथालयों के बच्चों को शहर के दूसरे अनाथालयों में भिजवा दिया। महानगर नागराज के जाने से अनाथ हो गया है। मुझे अफसोस है महानगर के लिए और तुम्हारे लिए। अब जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने कहा ना, अब कभी नागराज अब कभी इंसानों के बीच लौट कर नहीं आएगा। चले जाओ यहाँ से। कड़ाक। दुनिया नागराज के बिना पहले जैसे चलती थी, नागराज के बाद भी वैसी ही चलेगी। कम से कम एक बात तो है जिससे हम दोनों एक मत हैं। इंसान नागराज को डिजर्व नहीं करते। गलत, मैं इंसानों के बीच रहना डिजर्व नहीं करता। मैं यहाँ नागराज को वापस महानगर ले जाने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? इसके लिए। यह क्या है? इंटरनेशनल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का फॉरम है। मैं इसमें जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हूँ। इस चैंपियनशिप को विनर को $10 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। बकवास। प्राइवेट मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट में प्राइज मनी रकम इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन इसमें तो, और यह तो कुछ भी नहीं। इस टूर्नामेंट के एग्जैक्ट चैंपियन की प्राइज मनी तो $100 मिलियन है। या तो इस टूर्नामेंट का संचालक कोई पागल सरफिरा है या फिर कोई धोखेबाज। आपको लगता है कि मार्शल आर्ट का वर्ल्ड इंस्टीट्यूट चैंपियन कोया कोया रिकिशी पागल या धोखेबाज है? वाट, कोया कोया रिकिशी? चीन के भूतपूर्व नंबर 1 डॉन कोया कोया हितैची का बेटा। आप जानते हो उसे? उसके पिता को जानता था। उसके पिता की मृत्यु मेरे ही हाथों हुई थी। अरे हाँ, यह तो तब की बात है ना जब वर्ल्ड टूर करते थे आप और दुनिया भर में घूम घूम कर अपराधियों को और टेररिस्ट मास्टर माइंड्स को जान से मारते थे। कितना खूल था वह सब। किसी की ज़िंदगी लेना कूल नहीं होता ना क्या? चाहे वह ज़िंदगी किसी ऐसे आतंकवादी की क्यों ना हो जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत ना हो। सच्चाई यही है कि उन अपराधियों को ख़त्म करते करते एक दिन आप भी उनके जैसे ही बन जाते हैं। जितना मैं जानती हूँ, कोया कोया रिकेशी कोई अंडरवर्ल्ड डॉन या किंग पिंग नहीं है। यह संसार का सर्वोत्तम मार्शल आर्टिस्ट है और इस लुप्त विद्या को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों में ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता रहता है। और इस बार वह इंडिया में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। मुझे वह जूनियर चैंपियनशिप जीतनी है हर कीमत पर। तुम्हें क्यों चाहिए $10 मिलियन? ताकि उस पैसे से वैदाचार्य भविष्यवाणी दोबारा बनाया जा सके। जिन अनाथ बच्चों के सिर से छत छिन गई है, उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनकी छत, उनका घर वापस देना है मुझे। उस बच्ची ने वैसे जवाब की उपेक्षा नहीं थी नागराज को, या शायद थी। बरसों इंसानों के बीच बनकर रहने वाला जद्दोजहद करने के बावजूद भी नागराज ने इंसानियत को रूबरू बहुत ही कम देखा था। उस बच्ची की नागराज का इंसानियत से ऐसा अटूट बंधन था जिसके धागे वक्त और हालात की मार ने उधेड़ दिए थे। फिर भी भावनाएं मजबूती पहले जैसी बुलंद थी।
पहली बार की भांति निश्चल और अबोध। देखो भारती, यह किस तरह एकटक मुझे देख रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरा इस बच्ची से कोई गहरा भावनात्मक संबंध हो। वाकई नागराज, इतनी क्यूट बच्ची मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुम्हारा क्या विचार है नागराज, इस नवजात बच्ची को भविष्यधाम के दरवाजे पर कौन छोड़ सकता है? मैंने अपने जासूस सर्पों को हर दिशा में भेज दिया दादाजी, लेकिन कुछ भी पता न चल सका। ऐसा लगता है जैसे इस बच्ची को छोड़ने वाला धुआं बनकर हवा में घुल गया हो। यह बच्ची नवजात है, ऐसे एक माँ की ज़रूरत है। अनाथालय में इसका सही प्रकार से लालन पालन नहीं हो सकता। आप ठीक कह रहे हैं दादाजी। हम भारतीय न्यूज़ चैनल में इस बच्ची के डिटेल दे सकते हैं, जिससे कि शायद उसके असली माँ बाप पता चल जाए, या फिर इसे गोद लेने के लिए कोई इच्छुक परिवार मिल जाए। कमाल है नागराज, इतने कम समय में बच्ची तुमसे इतनी घुल मिल गई है कि तुम्हारे अलावा किसी की गोद में नहीं आ रही। वहाँ लाओ भारती, बच्ची को मुझे दो। ओहो, देव कृपा करें, ऐसा कैसे हो सकता है? यह बच्ची तो। क्या हुआ दादाजी, आप इस तरह चौंके क्यों? वहाँ कुछ नहीं भारती, बच्ची वाकई नागराज के अलावा किसी और से चुप नहीं होगी। लो नागराज, तुम ही संभालो इसे। तुम तो वाकई, यह तो वाकई नागराज की गोद में जाती शांत हो गई। मुझे इस बारे में शांत रहना होगा। भारती को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इस बच्ची के बारे में तो कोई तो ऐसी बात है दादाजी जो कि आपको परेशान कर रही है। कोई ऐसी बात नहीं है भारती। इस बच्ची की बेहतरी इसी में है कि इसके घर वालों का पता चल जाए। दादाजी के मनोभाव पढ़ने से मुझे कोई गलती नहीं हो सकती। इस बच्ची को गोद में लेती उन्हें कुछ ऐसा महसूस किया जो मुझे भी नहीं बता रहे। मुझे माफ़ करना मेरी बच्ची, मैं तुमसे झूठ बोलने पर विवश हूँ, परंतु मैं तब तक इस बच्ची से जुड़ा सत्य तुम्हें तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं खुद उस सत्य की पुष्टि ना कर लूँ। उस बच्ची से जुड़ी कोई बात थी जो वेदाचार्य को बुरी तरह परेशान कर रही थी। वेदाचार्य के बूढ़े चेहरे पर खिंची परेशानियों की गहरी लकीरों को पढ़ने में भारती ने कभी गलती नहीं होती थी। वेदाचार्य भविष्यधाम के बाहर मिली लावारिस बच्ची की न्यूज़ भारतीय न्यूज़ चैनल पर निरंतर चलाई जा रही थी। अथक प्रयासों के बावजूद बच्ची के माता पिता को कोई सुराग न मिला। हालांकि उस बच्चे की गोद लेने के लिए जैसे पूरा महानगर उमड़ रहा था। बाप रे, मैंने सोचा भी नहीं था कि बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए पूरा महानगर आ जाएगा। इतने लोगों के लिए मैं इसके योग्य परिवार ढूंढना आसान नहीं होगा। नागराज खुद बच्ची के एडॉप्टेशन के लिए आए परिवारों का इंटरव्यू ले रहा था, और कई दिनों के अथक परिश्रम और कई 100 परिवारों को रिजेक्ट करने के बाद अंततः नागराज ने बच्ची के लिए योग्य परिवार चुन लिया। बधाई हो मिस्टर और मिसेस शर्मा। मुझे यकीन है इस बच्ची को आपके रूप में माता पिता मिल जाएंगे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है नागराज कि तुम्हारे हाथों हमारी बेटी मिल रही है। लेकिन बच्ची उस परिवार को नहीं चुना। कुछ ही घंटों में शर्मा दंपत्ति को दोबारा नागराज की शरण में जाना पड़ा। यह बच्ची रोना तो बंद कर नहीं रही नागराज। सभी फॉर्मूला मिलकर ट्राई कर लिए, दूध को मुंह नहीं लगा रही। वहाँ वहाँ शहर के हर बड़े पीडियाट्रिशियन को भी दिखा दिया, कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा। दूध की बोतल मुझे दीजिए। बच्ची को ने अपना परिवार चुन लिया था। कमाल है नागराज, तुम्हारी गोद में जाती बिल्कुल शांत हो गई। तुम कितनी भी कोशिश कर लो नागराज, अब इस बच्ची को तुम अपने से दूर नहीं कर पाओगे। इस बच्ची का यह निश्चल प्रेम तो किसी भी अबोध बच्चे का अपनी माँ के प्रति होता है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इससे पीछे छुड़ाने की कितनी भी कोशिश कर लो, यह बच्ची लौटकर तुम्हारे पास ही आएगी। संसार के सबसे बड़े दुर्दांत खलनायकों से भी हंसते हंसते लोहा लेने वाले विश्व रक्षक को उस विषम परिस्थितियों में जूझने में दांतों तले पसीना आ गया था। समझने की कोशिश करो भारती, मेरे ऊपर पूरे महानगर की जिम्मेदारी है। सिर्फ महानगर की नहीं, बल्कि इस धरती के हर निरीह प्राणी, वह इंसान हो या जानवर, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो मुझ पर है। मैं इस बच्ची की जवाबदेही नहीं ले सकता। समझने की कोशिश तुम करो नागराज। तुम अगर इस धरती के हर प्राणी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखते हो तो इस बच्ची की जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? क्या नागराज अपनी आंतरिक कश्मकश में उलझा था, या फिर दायित्व का भय उसे महानगर को भयभीत कर रहा था? नहीं, ये भाव मात्र भय से उत्पन्न नहीं होते। ये भाव उस अबोध माँ से उत्पन्न होते हैं जो इंसान हो या पशु, हर प्राणी में परमात्मा ने समान रूप से डाला है। कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें डर है कि इस बच्ची से तुम्हारा भावात्मक लगाव इतना ना बढ़ जाए कि तुम्हारे विश्व रक्षक के दायित्व को बाधक बनने लगे। नागराज के बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव के बारे में तो सारी दुनिया जानती है भारती। फिर ये बच्ची भला उन बाकी बच्चों से अलग कैसे हो सकती है? बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बच्ची को जिस देखभाल और लालन पालन की आवश्यकता है उसे पूरा करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। जरा सोचो भारती, कल को नागपाशा, क्राइम किंग या मिस्किलर जैसे किसी विलेन से लड़ते हुए अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा? किसी भी छोटे और अबोध बच्ची की परवरिश ऐसे हिंसक माहौल में होनी सही नहीं है जिससे मेरी ज़िंदगी का हर पल घिरा रहता है। नागराज का जीवन संपूर्ण मानवता की रक्षा को समर्पित है। इसे किसी भी एक इंसान पर केंद्रित करने का अधिकार खुद नागराज को भी नहीं है।
तुम्हारी बात बिल्कुल सही है नागराज, लेकिन समय ने कुछ अधिकार भाग्य के हाथों में सौंप रखे हैं और भाग्य को कोई नहीं बदल सकता नागराज। सिर्फ जन्म देने वाली माता या स्त्री में ही मातृत्व के भाव हों यह आवश्यक नहीं। जिस प्रकार किसी माँ के लिए उसकी संतान से बढ़कर कोई संसार में कुछ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समान भाव से किसी प्राणी के लिए आए तो यह आत्मा में मातृत्व का संचार है। मोह भंग हो सकता है किंतु मातृत्व नहीं। तुम पहले ही बालकनी के नीचे अपने नागों का झूला बनाकर रखा था। बच्चों को खेलने के लिए उनकी स्वतंत्रता मिलना आवश्यक है भारती। इसके बिना बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं होता, परंतु इस स्वतंत्रता में इसकी सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसका दायित्व पूर्णतः अभिभावकों का होता है। जब एक इस नन्ही परी के लिए एक योग्य परिवार नहीं मिल जाता तो इसे अपनाए, तो जब तक अपना ले तब तक मेरा दायित्व है कि मैं इसे सहेज कर रखूँ। इसके तुम्हारे अंतर मन में इस बच्चे को लेकर द्वंद्व से मैं अभिज्ञ नहीं हूँ नागराज। समय और भाग्य ने इस बार विश्व रक्षक का इम्तिहान लेने के लिए बहुत ही अनोखा तरीका निकाला है। वाकई नियति नागराज की तब तक सबसे बड़ी परीक्षा लेने के लिए हर एक कदम बढ़ा रही थी। नागराज यह नहीं जानता था कि आने वाले समय में उसे उसके दायित्व और मातृत्व के ऐसे दोराहे पर खड़ा करने की मंशा रचाए है जिनमें से किसी एक को चुनना उसके लिए संभव ना हो सकेगा। तुम्हारे आसपास होना ही इस बच्ची के लिए पर्याप्त है नागराज। तुम हमेशा हर घड़ी इसके साथ रहो यह आवश्यक नहीं। जब तक इस बच्ची वैदाचार्य भविष्यधाम में रहने लायक बड़ी नहीं हो जाती, इसकी देखरेख मैं यहाँ करूँगी। ओह, तीव्र नाग संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लगता है कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। नागराज के पास समय के गर्भ में झांकने की शक्ति नहीं थी, परंतु कोई यह था जो आंखें ना होने के बावजूद भी आने वाले कल की भयानकता की जांच आज के दामन पर पड़ती महसूस कर रहा था। परंतु उस दृष्टिहीन ने जैसे समय के समानी मौन धारण करके नियति को अपनी लीला रचाने की आज्ञा दे दी थी। नागराज के लिए अगले कुछ दिन कर्तव्य पथ पर बेहद कठिन थे। मानव जाति के दांव पर लगे अस्तित्व की रक्षा के लिए विश्व रक्षक ने अपनी संपूर्ण शक्ति नहीं अपना आत्मिक सर्वस्व भी झोंक दिया था। नागराज सुपर कमांडो ध्रुव महानायकों और उसकी जीत का महिमा मंडन करती गाथाओं के उद्घोष में अक्सर उस महानायक के अंदर के इंसान की कराह दब जाती है और लोगों के लिए उसके महानायक की ब्रह्मांड को ख़त्म करने की शक्ति उसको रखने वाले खलनायक पर जीत भी बहुत सहज और छोटी बात होती है। डोगा परमाणु, परंतु ऐसा हर महायुद्ध महानायक के अस्तित्व को प्रभावित करता है। यही प्रभाव उसके मानव होने का एहसास है जो उससे छीना नहीं जा सकता। युद्ध में शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, कुछ महानायकों के समय से पहले ही, परंतु ऐसा हर युद्ध हर दुश्मन महानायक की अंतरात्मा पर एक अमिट घाव की छाप छोड़ जाता है जिसे समय धूमिल तो कर सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। अंतरात्मा पर लगे घावों को दुनिया से छिपाने वाले ही तो महानायक होते हैं ना। आम इंसान को तो ना तो यह एहसास होता है कि महानायक भी हाड़ मांस का बना एक इंसान ही है। इसके अंतर्मन में भी भावनाएं होती हैं जो एक आम इंसान में है। वह भी भावना तक रूप में वैसी आहत हो सकता है जैसे हम या आप। कोई ना ही इंसान को इस सत्य से कोई फर्क पड़ता है। महानगर का रक्षक नागराज अमर रहे, नागराज जिंदाबाद। आम इंसान को अपना महानायक खतरों से हंसते खेलते मिलने वाला चकाचौंध से भरपूर सुपर हीरो के रूप में देखना पसंद है। आम इंसान के लिए महानायक भगवान का रूप है जो हार जीत मोह और भावनाओं से ऊपर है। वी नागराज। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर एक आम इंसान भावनाओं को अपनी कमजोरी समझ लेता है, लेकिन एक महानायक जानता है कि उसकी भावनाएं ही उसे दृढ़ और शक्तिशाली बनाती हैं। हाँ, यही सत्य है। ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली इंसान होना महानता का मापदंड नहीं है। महानता वह होती है जो आपकी भावनाओं से उपजती है। इंसानों से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं होती, भावनाओं से बड़ी कोई महानता नहीं होती। और नागराज उसकी यही दो खूबियाँ बनाती हैं। मुझे अपने भगवान के चरण छू लेने दो नागराज। इसलिए मुझे हर नारी में अपनी माँ नज़र आती है और माँ कभी बेटे के पैर नहीं छू सकती। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ बेटे का होता है। तुम्हें मैं क्या आशीर्वाद दूँ बेटा, तुम तो सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ हो। मैं सर्वशक्तिशाली या सर्वश्रेष्ठ नहीं होना चाहता माँ जी, मैं सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। तुमने इस दुनिया के जीवन के इकलौते सारे मेरे पोते की जान बचाई थी। नागराज तुम भाग्यवान हो, नागराज तुम भगवान हो। जी नहीं माँ जी, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों जैसा ही एक आम इंसान हूँ, एक ऐसा आम इंसान जिसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा।
नागराज के जीवन काल में प्रथम अवसर था जब उसे ऐसी भावना की अनुभूति हो रही थी जिससे वह पूर्णतः अनभिज्ञ था। एक ऐसी भावना जिसमें आम इंसान प्रतिदिन रूबरू होता है। दिन भर के महायुद्ध और द्वंद्व के बाद कार्य क्षेत्र से घर की शांति में वापस आना और सुकून में देखना जो आपके अपने हैं। यह अनुभूति क्या होती है, नागराज पहली बार अनुभव कर रहा था। अपने जन्म के साथ ही अपने माता पिता को खो देने वाले और अपने निर्माता द्वारा अपराध जगत में हथियार की तरह नीलाम किए जाने वाले नागराज ने कभी सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि उसे कोई मिलेगा जिसे वह अपना परिवार कह पाएगा। संसार में भर में घूम घूम कर अपराधियों को खात्मा करने वाला और पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड को भी तबाह कर देने की कुव्वत रखने वाले खलनायकों से बेखौफ भिड़ने वाले नागराज के अंदर एक नई भावनाएं अंकुरित हो रही थीं जो उस बच्ची के समान ही अमोद, कोमल और मासूम थी। उस बच्ची के लिए नागराज कोई महानायक, कोई सुपर हीरो या भगवान नहीं था। उस बच्ची के लिए नागराज उसका अपना था। तो ये भाव थे जो नागराज अपने ने अब तक जीवन के में किसी के लिए नहीं रख पाया। आऊँ गूँ 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 सोई नहीं अब तक, मेरी आहट पाकर उठ गई। ये भाव उन दोनों को एक अटूट भाव तो डोर से बांध देते। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ लोरी। गा गा गो, क्या गा, लोरी गाऊँ? अरे मुझे गाना नहीं आता, गो। ये शायद नागराज के जीवन के सबसे सुखद पल थे, किसी खूबसूरत सपने के जैसे। अच्छा बाबा गाता हूँ, गुस्सा मत हो। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। एक ऐसा खूबसूरत सपना जो पथरीले इतिहास से टकराकर चकनाचूर हो गया था। हाँ, अतीत का सुहाना स्वप्न टूट चुका था, लेकिन भावना की डोर अब भी पहले जैसी मजबूत थी। प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाहर निकलो यहाँ से। अरे यह क्या हो गया? समय और नीति नागराज की इंसानी भावनाओं की परीक्षा तो ले ही रही थी और यह अंतर्द्वंद तो अपनी भावात्मक के चरम की ओर अग्रसर था। भम्म। हालात बदल चुके थे, नागराज बदल चुका था, परंतु बदलाव और परिवर्तन को स्वीकारना इतना आसान नहीं होता, खासकर किसी मासूम के लिए। क्या हुआ? उन्होंने तुझे बाहर क्यों निकाल दिया? पता नहीं, अभी तक तो ठीक ठाक लग रहे थे। ये क्या ढूंढ रहे हैं? पता नहीं, कुछ ज़रूरी होगा शायद। बीकर? ये तो बीकर का क्या करेंगे? ये बीकर में अपना जहर निकाल रहे हैं। अपना ही जहर पीकर आत्महत्या कर रहे हैं। नागराज को मारने के लिए उनके जहर में 3 और जहरीले प्राणियों का खून मिलना ज़रूरी है। सिर्फ अपना जहर पीने से ये मरेंगे नहीं। फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद को दर्द पहुंचाने के लिए। लेकिन क्यों? नागराज के सूक्ष्म सर सिर्फ उसके धड़ में स्थित हैं, क्योंकि नागराज की गर्दन के ऊपर दिमाग तक जो खून जाता है उसमें विष नहीं होता। अपना खुद का जहर पीने से जहर किसी तीव्र मादक पदार्थ की तरह नागराज के मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। दिमाग पर जहर चढ़ने से नागराज को असहनीय शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये उनकी अतिरिक्त शक्तियाँ भी खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन बहुत ही क्षीण पड़ रही हैं। क्योंकि अपनी इन शक्तियों को नागराज अपने दिमाग से ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन नागराज की प्रतिरोधक क्षमता आम इंसान से अलग है। कुछ ही समय में उस पर से अपने जहर का प्रभाव हट जाता है, उनकी शक्तियाँ फिर से वापस आने लगती हैं। इसलिए बार बार खुद अपना जहर पी रहे हैं। इनका जहर इन्हें एक बार में नहीं मार सकता, लेकिन वे खुद को तिल तिल कर एक दर्दनाक मौत की ओर धकेल रहे हैं। इसलिए इतना थके हुए हैं और कमज़ोर से दिखाई दे रहे हैं। नहीं गट्टू, नागराज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमज़ोर नहीं हो सकता। जल्दी आ गट्टू, इन्हें उठाने में मेरी मदद कर। अपना होश संभालने में, अपने आप खुद को जिन सशक्त बाहों में आगोश महफूज हो पाया, उन बाहों को अशक्तों का झूलते देखने का कष्ट मृत्यु तुल्य होता है। बड़े भारी हैं ये। जोर लगा मोटू, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। हफ आहा। जिन कदमों ने अपने नन्हे पैरों पर रखकर आपने चलना सीखा और लड़खड़ाते देखना अंदर तक तोड़ देता है, जो आपको हमेशा फौलाद से ही मजबूत आधार स्तंभ सरीखा रहा हूँ, यूँ ढूंढने देखना बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उस बच्चे को नहीं मारा। शांत हो जाइए, सोने की कोशिश करो, दर्द कम होगा। लेकिन यही समय होता है जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको सुनाती हूँ, लोरी सुनोगे? वही जो आप हमेशा मुझसे सुनाते थे। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, हो गई रंग भरी शाम। एक तरफ एक नन्ही ने आज्ञा नागराज के लड़खड़ाते अस्तित्व को संभालने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ अस्तित्व के जंग का आगाज़ कहीं और भी हो रहा था। यह कोई भयंकर षड्यंत्र है, मानवों की एक नई चाल, हम इच्छाधारी नावों के अस्तित्व के लिए खतरा बनने की एक नई साजिश।
वरना रातों रात नागद्वीप के इतने करीब सागर मध्य में एक टापू कैसे प्रकट हो सकता है जिन पर विचित्र और संदिग्ध लगने वाले इंसानों की आवाजाही हो। यही बात तो हमें भी परेशान की है राजगुरु। नागराज को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मानवों से इच्छाधारी नागों का अस्तित्व बचाए रखने का दायित्व और जवाबदेही नागराज की है। आप जानते हैं राजगुरु, नागराज आपकी अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेगा। यह समस्या हमारी है, इससे हमें निपटना स्वयं ही पड़ेगा। परंतु कुमारी विसर्पी, ऐसा करने से इच्छाधारी नागों के अस्तित्व का राज इंसानों पर उजागर होने का खतरा उत्पन्न होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है राजगुरु। हर प्राणी को अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। हम सदैव ही किसी न किसी अन्य पर आश्रित नहीं रह सकते। अब तक इच्छाधारी नाग मानवों से दूर अपने अस्तित्व को सजोए शांतिपूर्वक जीते आए हैं, किंतु यदि मानवों ने इच्छाधारी नागों को छेड़ने की धृष्टता की तो बदले में सिर्फ जहर ही मिलेगा उन्हें। हम अपना गुप्तचर उस रहस्यमय द्वीप पर भेज चुके हैं। महागुरु, जल्दी ही पता चल जाएगा कि उस द्वीप पर चल क्या रहा है। रात की चादर में लिपटा रहस्यमय कोया कोया आइलैंड अपने घर में क्या राज समेटे था, यही जानने का मकसद लिए तो वो साया उस ओर बढ़ा। तो यही है वह रहस्यमय टापू जो समुद्र के बीच में प्रकट हो गया है। यहाँ मुझे तीव्र नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह का आभास हो रहा है। हे देव कालजयी, यह क्या मायाजाल है। मेरे देखते देखते यहाँ दीवार प्रकट हो गई। तिलिस्म, यह किसी प्रकार का तिलिस्म है। ओहो, यह तो किसी प्रकार का ऊर्जा अवरोध लगता है। ऊर्जित किसी भी प्रकार की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि कुमारी विश्वरी ने मुझे इस रहस्यमय द्वीप की सच्चाई का पता लगाने का जिम्मा सौंपा है। ऊर्जित की ऊर्जित शक्ति किसी भी छुपे हुए ऊर्जा स्रोत को दृष्टिगोचर कर सकती है, और इस जाल को मैं बहुत आराम से इच्छाई रूप में बदलकर आर पार निकल जाऊंगा। कैसी विचित्र दीवार है यह, इसका कोई और छोर नज़र नहीं आ रहा। इसके उत्कृष्ट तिलिस्म की संरचना इस युग में भला कौन कर सकता है। ओह, यह क्या हो रहा है। यह तड़ित ऊर्जा तो इस प्रकार एकत्र हो रही है जैसे यह मुझ पर वार करने वाली हो। आखिरकार पहली मछली जाल में फंसी, या कहूँ पहला नाग। हा 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 हा। शीलभंग जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता द्वारा आई थी वो यहीं पर ख़त्म हो जाती थी क्रमशः। नागराज के चारों तरफ दहकती हुई उसकी दुनिया का पुनर्निर्माण मात्र नागराज ही कर सकता है। परंतु क्या नागराज ऐसा करेगा? क्या यह नीति का खेल है या किसी शैतानी षड्यंत्र का कसा बुना जाल? क्या नाज्ञा बन पाएगी नागराज और मलबे का ढेर बनते उसके संसार के बीच का सेतु बंद? सारे उत्तरों के साथ RCMG ला रहा है शीलभंग का ये अगला पड़ाव। दोस्तों, ये शीलभंग कॉमिक्स यहीं पर समाप्त थी, लेकिन अर्धसत्य इससे आगे कंटिन्यू थी। हा हा हा। मुझे शाह बनकर चलना है या मिस्टर नागेश्वर राजू बनकर? शाह बनकर, नाम मात्र के लिए ही सही, परंतु इस मिशन पर हमें नेतृत्व की जरूरत है। नाम में ही तो प्रॉब्लम है। मेरे इंसानी रूप का नाम नागेश्वर राजू रखने की क्या जरूरत थी? यह अच्छा नहीं रख सकते? अक्षय, शाहरुख, अमिताभ, रणवीर टाइप। इस बात पर मैं अपने हीरो से सहमत हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अपने भाई का नाम बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे के नाम पर रखा जाए। सच्ची सच्ची रे पगले, मैंने तो 3 नाम भी फाइल किए हैं, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, रंजीत। तुझे जो पसंद हो रख ले। दीदी, इस ठंडे प्राणी को हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगा मैं। मस्करी हो चुकी है तो थोड़ा करेक्टर में आएंगे मिस्टर शाह। डेस्टिनेशन पर प्रोसीड करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं मिस डांगी। यस सर। सभी कमांडोज तैयार हैं? यस सर। महानगर की एक आम सुबह, रोजमर्रा की भागदौड़ में होड़ लगाता हुआ हर आम इंसान इस बात से पूर्णतः अनजान था कि वो सुबह आम नहीं थी। ना ही महानगर के आसमान पर मंडराने वाला वो खतरा आम था। अभी तो धूप निकली हुई थी, फिर ये अचानक तूफान कहाँ से आने लग गया? मोबाइल के वेदर ऐप पर किसी तूफान की चेतावनी नहीं है। ये वेदर ऐप भी भारतीय मौसम विभाग जैसा ही नकारा है। खतरा अपना असली रूप दिखाना शुरू कर रहा था। कड़ाम! यह तो प्राकृतिक तूफान नहीं है। जान बचाकर भागो। एक वीपतस और डरावना रूप। मुझे नागराज चाहिए, महानगर का रक्षक नागराज।
यह तूफान तो एक अजीब सी आकृति का रूप ले रहा है। जब तक नागराज मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं अपने तूफान से उसके महानगर को शमशान बना दूंगा। कड़ाक। तो तूफान यह भी नागराज के चक्कर में यहाँ आया है। इस नागराज के जाने के बाद भी मुसीबत हमारे ऊपर से गई नहीं। नागराज के जाने से ही मुसीबत हम पर आई है। बेवकूफ़ इंसान, नागराज होता तो हर खतरे से महानगर को बचाता। क्रमशः आगामी भाग असत्य। तो दोस्तों ये कॉमिक यहीं पे समाप्त हो रही है और इसके आगामी भाग असत्य मिलेंगे, या शायद इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। शीलभंग महानायक की पतन गाथा। एक रक्षक के लिए रक्षा करने का कर्तव्य ही एकमात्र सत्य है, और यही बात सत्य के है रक्षार्थी के लिए भी। लेकिन क्या हो जब रक्षक अपने ही कर्तव्य से डिगकर संकट बनकर रक्षार्थी के लिए बन जाए। रक्षार्थी के लिए आज ना महानगर वासियों की नज़र में ऐसा ही संकट बन गया है नागराज, जिस वजह से उसे लेना पड़ा है अज्ञातवास। लेकिन क्या नागराज के अज्ञातवास में जाने से सुरक्षित हो जाएंगे महानगरवासी? क्या वाकई नागराज ही है महानगरवासियों की दुश्वारियों का कारण? क्या फिर कभी एक होंगे नागराज और महानगर, या फिर पूर्ण बन जाएगा यह अर्धसत्य भाग 1? तो देखते रहिए दोस्तों कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।